चलिए, तो आज हम लोग अकाउंट का चैप्टर, आपकी बुक में 7 आ रहा होगा पर हमारे सीक्वेंस में देखें तो सॉरी 8 आ रहा होगा और हमारी सीक्वेंस में देखें तो चैप्टर 7 राइट, डिबेंचर। बुक में चैप्टर 8 हो सकता है राइट, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। बेटा ये चैप्टर बहुत ही आसान है, चिंता मत करना, ठीक है, उस व्यक्ति के लिए जिसको शेयर कैपिटल समझ में आया है। ठीक, तो ये चैप्टर चालू होते से खत्म होगा। चलो कल मिलते हैं, है ना। हाँ रियल में चैप्टर बहुत आसान है और सिर्फ 2 या 3 दिन में कंप्लीट हो सकता है यदि जिसको शेयर कैपिटल समझ में आया है। जिसको शेयर कैपिटल नहीं समझ में आया है वो तो अगले साल की तैयारी चालू कर दे, क्योंकि फिर कुछ बचा ही नहीं, है ना। पार्टनरशिप भी नहीं समझ में आया, शेयर कैपिटल भी नहीं समझ में आया, डिवेंचर भी समझ में नहीं आया, तो समझ में क्या आया, है ना। अपन डिस्काउंट अच्छा देंगे अगले साल की तैयारी पे। ठीक, चलिए बकवास ना करते हुए ज्यादा पढ़ लेते हैं अपन। तो सबसे पहले सर डिवेंचर होता क्या है ना। देखो हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हालांकि पढ़ेंगे बट डिवेंचर को डिटेल में अपन यहाँ पढ़ेंगे, है ना। बिजनेस में पैसों की जरूरत होती है, फाइनेंस राइट, है ना। और जरूरी नहीं हो है कि ऑनर ही सारा पैसा लगाए, है ना। हम लोन लेकर बिजनेस चालू करते हैं राइट, है ना। शेयर कैपिटल इशू करके हम लोग बिजनेस चालू करते हैं राइट, कंपनी चालू करते हैं राइट। अब हम याद रखना डिवेंचर सिर्फ कंपनी में ही हो सकता है ना। सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप डिवेंचर इशू नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है। तो कंपनी को जब पैसों की जरूरत होती है, कंपनी के लिए बना है डिवेंचर, इसलिए पैसों की जरूरत होती है तो उसके पास में कुछ रास्ते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम कहें बैंक लोन राइट, है ना। तो बैंक लोन ऐसा तो नहीं ना हमेशा ही बैंक लोन मिल जाएगा, और जरूरी देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि बिजनेस स्टडी में हम पढ़ेंगे उस वक्त आपको समझ में आएगा कि भाई क्या बोला, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंस में क्या मैनेजमेंट बोले, बहुत वही तो मैनेजमेंट है, पैसा का सदुपयोग सही तरीके से। बात समझ में आ रही है। एक नॉर्मली बिजनेसमैन क्या करता है मालूम है, सस्ते में पैसा खरीदता है, रियल में बोल रहा हूं, सस्ते में पैसा खरीदता है और महंगे में बेचता है, पैसे को खरीदता है। बिजनेस चालू करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो सस्ती जगह से पैसा लेता है, उस पर काम करता है और उसको महंगे में दे देता है, मतलब प्रोडक्ट या सर्विस बनाकर बेच देता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या जुगाड़ करनी पड़ती है कि सस्ते में कहां से मिले और हमारे काम का क्या उसका उपयोग रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि फाइनेंस की जो जो जुगाड़ है, मतलब सोर्सेज है ना, उन सोर्सेज की अपनी अपनी क्वालिटी है, उनके साथ में किसी के साथ में उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उस पर डिपेंड करता है कि हम वहां से पैसा लेंगे या नहीं लेंगे और हमको किस चीज के लिए जरूरत है, ठीक है। जैसे कि हम नॉर्मली बिजनेस को चलाना चाहते हैं, डेली रूटीन का हमको पैसा चाहिए, कभी हमारे पास एकदम से कम हो जाता है पैसा, कभी एकदम से ज्यादा हो जाता है राइट। यदि ऐसा हो रहा है तो हम बैंक ओवरड्राफ्ट करते हैं। क्या करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओडी। कब, हमको डेली रूटीन का पैसा चाहिए, बाकी तो हमको कोई ऐसा बड़ा एक्सपांशन नहीं करना है। डेली रूटीन में कभी क्या होता है, डेटर से पैसा अटक जाता है और इधर क्रेडिटर को देना है, ठीक, आज ही क्रेडिटर को देना है। देखो डेटर ने आज बोला था दे देंगे, उसने नहीं दिए, पर आज ही हमको क्रेडिटर को भी देना है, तो हम मुसीबत में फंस जाते हैं कि यार अपनी गुडविल खराब हो जाएगी यार। मेरे को मालूम है कि मेरा डेटर कल नहीं तो परसों दे ही देगा, 2 दिन की बात है यार, पर ये 2 दिन का मैं क्या करूं। इसके लिए मैं क्या करता हूं, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले लेता हूं कि जिस दिन भी ऐसा जरूरत पड़ेगा फटाक से क्रेडिटर को तो पेमेंट कर दिया राइट, और जिस दिन डेटर का आ जाएगा वो फुलफिल हो जाएगा, थोड़ा सा ब्याज लग जाएगा राइट। हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम कहां से पैसा लेंगे वो डिसाइड होगा, है ना। अब यदि आपको थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए पैसा चाहिए तो आप क्या करते हो, बैंक लोन ले लेते हो राइट। बैंक लोन की शर्तें क्या है, मतलब यहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी समझा रहा हूँ, है ना। ये बात समझ लेना, मैं बोलूंगा कि वाला वीडियो फिर से देख लेना। तो हमको बैंक से पैसे लोन जब हम लेते हैं जब हमें लंबे समय के लिए पैसा चाहिए होता है,
पर हम ऐसे समय पैसा लेते हैं जब हम उसकी किस्त का पेमेंट कर सके। बैंक लोन में क्या होता है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों का वो इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ता है। मतलब हम रनिंग बिजनेस के लिए लोन लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पैसा आता रहेगा, किस्त भरते रहेंगे। पर हमें बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। एक प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए हमको बड़ा अमाउंट चाहिए। प्रोजेक्ट को चालू करने का मतलब क्या होता है, 5 साल तक तो पैसा आएगा ही, इनकम उससे होगी होगी क्या, नहीं। मतलब हमको ऐसी जगह से पैसा चाहिए जहां से हमको उसको अभी 5 साल का टेंशन ना हो। बात समझ में आ रही है? 5 साल बाद बिजनेस चालू होगा और हमारे पास पैसा आ जाएगा, ये हमको मालूम है। 5 साल बाद हम ये पूरा पैसा लौटा देंगे, पर फिलहाल 5 साल तक ये प्रोजेक्ट जब तक लगेगा तब तक तो नहीं पैसा आएगा। जैसे कि आपने अभी ओंकारेश्वर में डैम देखा होगा, है ना, वहां पर पावर बनेगा तो पैसा ज्यादा चाहिए एकदम से, ये मैं बता चुका हूँ शायद, है ना। तो एकदम से पैसा चाहिए और लंबे समय तक उससे इनकम नहीं होगी, तो हम बैंक से लोन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उसको इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कहां से करेंगे, राइट। अब हमारे सामने दो चीजें आती है कि या तो हम शेयर कैपिटल इशू कर दें, पर शेयर कैपिटल इशू करने से क्या होगा, वो लोग जीवन भर के हमारे क्या हो जाएंगे, साथी हो जाएंगे। और हम यहाँ पर हर व्यक्ति को जीवन भर का साथी नहीं बना सकते, क्योंकि वो जीवन भर का साथी बन गया तो वो हमारा जो रनिंग बिजनेस है उसका भी प्रॉफिट खाएगा, और हम जो रिस्क लेके बिजनेस नया प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं उसका भी प्रॉफिट खाएगा वो। और दूसरा, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे तो हमारा कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अभी हमारे पास 51% है, 100 शेयर है, 51 शेयर है, 51% है। मैंने 20 शेयर और इशू कर दिए, क्या होगा, मैं 51% पर रहूंगा? समझ में आ रही है बात? धड़कन में यही हुआ था। बहुत कम बच्चों, बहुत कम लोगों को समझ में आया कि उसमें हुआ क्या था, आखिर उसमें हुआ यही था। तो शेयर इशू नहीं कर सकता मैं, क्या करें? तो एक ऑप्शन आता है डिबेंचर। डिबेंचर लोन लेने का एक तरीका है। अच्छा, बैंक से नहीं, बैंक से नहीं, जनरल पब्लिक से, राइट। थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करना, क्या करना, चंदा इकट्ठा करना। कंपनी बोलती है कि भाई एक काम करो, हम आपको डिबेंचर देंगे। तो वो पूछता है ये क्या होता है, तो डिबेंचर बोले एक सर्टिफिकेट देंगे, आप हमको क्या करना, आप हमको 100 रुपए देना, ठीक है। हम आपको एक सर्टिफिकेट पे लिख के देंगे कि हमने आपसे 100 रुपए लिए हैं, और ये 100 रुपए हम आज से 5 साल बाद 10% ब्याज के साथ में लौटा देंगे। मतलब हर साल कितना ब्याज देंगे, 10%, ऐसा वो लिखा हुआ रहता है उसमें कंडीशन, है ना। हर साल 10% भी दे सकते हैं या एक साथ भी दे सकते हैं, वो जैसा भी उसकी कंडीशन होगी, ठीक। तो हम आपको क्या देंगे, ये 100 रुपए कब लौटाएंगे, 5 साल बाद लौटा देंगे, और उस पर इंटरेस्ट भी देंगे। तो आप हमको क्या कर दो, 100 रुपए उधार दे दो, और ये हमारा सर्टिफिकेट, इस पर हमारे सील साइन छप्पर वगैरह रहेंगे, ठीक है। अब जिसको जितना लोन देना है अब कंपनी को उतना दे देगा व्यक्ति। हम सबसे पहली बात, हम क्यों देंगे सर, जनरल पब्लिक कंपनी को पैसा क्यों देगी? सीधी सी बात है ना, क्यों देगी? यदि किसी को, जैसे मान लो कि ये भाई साहब को, इनके पास पैसे है 10,000 रुपए, तो ये बैंक में एफडी करवाएंगे। क्यों? क्योंकि एफडी पे परसेंटेज मिल रहा है। जब एफडी पे परसेंटेज मिल रहा है, तुम भी हमको परसेंटेज दे रहे हो, तो हम बैंक पे भरोसा करेंगे, तुम पे नहीं। सही है ना? पर बैंक में एफडी पर अभी 6% मिल रहा है, और मैं कितना दे रहा हूँ, 10%। अब आएगा, है ना। यदि अपना नाम अच्छा है ना, कंपनी अच्छी स्टेब्लिश है, तो मैं ऐसा ऑफर करूंगा तो व्यक्ति इसकी बजाय यहाँ आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से पब्लिक क्या करती है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी में, और कंपनी को क्या मिल जाता है, लोन मिल जाता है, ठीक है। ये भी क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, क्लियर है ना। तो इस तरीके से कंपनी डिबेंचर के जरिए क्या करती है, फाइनेंस कलेक्ट करती है, इकट्ठा करती है पैसा, ठीक है। इसका इकट्ठा पेमेंट कब होगा, 5 साल बाद, क्लियर। हर साल कंपनी इस पर 10% का ब्याज देती रही। बैंक लोन में क्या प्रॉब्लम है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों का पैसा देना है, इसमें सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट करना है।
और बैंक का जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है ना, वो बहुत खतरनाक तरीके से होता है, साहूकार से थोड़ा सा ही कम होता है। पहले बैंक क्या करती है मालूम है, पूरे उस पर ब्याज लगाती है, पूरे अमाउंट पर ब्याज लगाती है, मतलब वो रिड्यूसिंग पर लगाती है। और इसमें क्या है, सिर्फ 10% देते रहो और एकदम से पेमेंट कंप्लीट करो, खत्म। तो ये सस्ता पड़ता है, 4% ज्यादा देने के बाद भी सस्ता पड़ेगा। समझ में आ रही क्यों? क्योंकि पेमेंट कब करना है, 5 साल बाद। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इशू करती है, मतलब ये सर्टिफिकेट को ही हम डिबेंचर बोलते हैं। ये जो सर्टिफिकेट दिया है ना लिख के, जिसमें हमने सारी कंडीशन लिख के दी है, कितने का है, 100 रुपए का, जितने का है, जो इस पे कीमत लिखी रहती है उसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। फेस वैल्यू तो जानते ही हो, है ना, इसको फेस वैल्यू बोलते हैं। ऐसा लिखा होता है, इसको ही सर्टिफिकेट को ही डिबेंचर बोलते हैं। ठीक है, डिबेंचर जिसको मिलेगा उसको हम डिबेंचर होल्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होल्डर। ठीक, डिबेंचर होल्डर हमारे बिजनेस में क्या होगा, कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक क्रेडिटर होता है। कौन होता है? क्रेडिटर। और सही मायने में देखा जाए तो वो कुछ होता ही नहीं, हम डिबेंचर को लायबिलिटी मानते हैं, हम इसको लायबिलिटी मानते हैं। मैंने 100 रुपए के बदले सर्टिफिकेट दिया ना, तो मैं क्या करूंगा, एक डिबेंचर अकाउंट बना लूंगा, 10% डिबेंचर। जितना भी मैं परसेंट इंटरेस्ट देता हूं उसको मैं पहले लिखूंगा, जैसे प्रेफरेंस शेयर में था, याद है, वैसा ही डिबेंचर अकाउंट। और ये मेरे लिए क्या रहेगा, लायबिलिटी है। बाकी डिबेंचर होल्डर कोई मेरे अकाउंट में कोई होगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? 5वें साल में क्या होगा, व्यक्ति आएगा, सर्टिफिकेट दिखाएगा क्या, सर्टिफिकेट हम ले लेंगे और 100 रुपए उसको दे देंगे, और हर साल हम उसको क्या देते रहे हैं, 10% का इंटरेस्ट देते रहे। उसकी डिटेल है हमारे पास में, अकाउंट डिटेल है, उसमें डालते जाएंगे। बात समझ में आई? ये क्या है, डिबेंचर है। ठीक, लायबिलिटी। अब हमको क्या सीखना है सर, इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? हम इस चैप्टर में सीखेंगे, इसके 2 एस्पेक्ट है। पहला, डिबेंचर को इशू करना मतलब देना, राइट, है ना। दूसरा, उसका क्या करना, रिडम्पशन करना, मतलब उसका पेमेंट लौटाना 5 साल बाद। बात समझ में आ रही है? इस साल आपका डिबेंचर का रिडम्पशन जो चैप्टर है वो हटा दिया गया है इस साल के लिए, कोरोना काल के लिए, राइट। तो सिर्फ हमें क्या देखना है, डिबेंचर को इशू करना। और डिबेंचर को इशू करना सेम वैसा का वैसा है जैसे कि शेयर कैपिटल का है, कुछ भी नहीं बदलता है। हालांकि कुछ बदलेगा, मजा तो आएगा, ऐसा तो भी ना आएगा, है ना, कुछ बदलेगा, पर इसकी फर्स्ट स्टेज सेम है। क्या? सबसे पहले हम लोगों को पब्लिक ऑफर लाएंगे। याद रखना, डिबेंचर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी कर सकती है। मैंने शुरू में बताया था, जब तक हम ये वर्ड ना बोले कि ये काम प्राइवेट कंपनी करती है, तब तक बार बार जिस कंपनी का नाम लेंगे वो कौन सी होगी, पब्लिक। ऑब्जेक्टिव आ जाता है, सही गलत। क्या पब्लिक कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है? तुम धनाक से यस। प्राइवेट कंपनी इशू कर सकती है, तुम धनाक से यस करते आते हो। हाँ, इशू कर सकती है कंपनी, तो इशू कर सकती है। अबे प्राइवेट लिखा है पहले, बात समझ में आ रही है? कौन इशू कर सकती है? क्लियर? तो इसमें बिल्कुल सेम वैसे ही होगा कि 10,000 डिबेंचर 100 रुपए वाले, अधिकतर ये क्या चलेगा, 100 रुपए में चलेगा। आपने शेयर 10 रुपए वाला आंकड़ा देखा था, है ना, ये काय में चलेगा, 100 रुपए में चलेगा। क्लियर है ना, ये 10 में नहीं चलेगा। पर सर 10 में हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। इसकी कोई भी प्राइस हो सकती है, इसका 1 लाख भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? पर नॉर्मली ये 100 रुपए के फिगर में चलेगा। ठीक, बैंक में पैसा आएगा, डेबिट करोगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को क्रेडिट करोगे, है ना, वो डेबिट करोगे, सेम वही एंट्री, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको डिबेंचर्स के टाइप हम लोग आज देख लेते हैं। ठीक है, इसकी एंट्रीज के बारे में आप देखोगे तो इजी है ना। पहले डिबेंचर के हम, चलिए डिबेंचर का मीनिंग देखते हैं। तो यहाँ पर रीड करो, पहला वाला पैराग्राफ अच्छे से रीड करो और बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। देखिए मीनिंग देखिए, मेरे ख्याल से समझ में आया? बहुत आसान है, रीड करने की जरूरत है क्या, मेरे को बताओ। एक्नॉलेजमेंट, हाँ वेरी गुड, पूछना चाहिए तुम लोगों को यार।
मैं तो उसने पूछा, तूने पूछा। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है एक तरह से कंफर्मेशन, है ना। जैसे कि उनको, कंपनी वालों को क्या मिल गया है, आपका 100 रुपए मिल गया है, इसका एक्नॉलेजमेंट है, कंफर्मेशन है ना, रसीद एक तरह से एक्नॉलेजमेंट, राइट। और कुछ है ना, बहुत ही, द डिबेंचर सिग्निफाइज दैट द कंपनी हैज एक्सेप्टेड डेप्ट, डेप्ट मतलब कर्जा, कंपनी ने कर्जा एक्सेप्ट करा है फ्रॉम द डिबेंचर होल्डर, उस व्यक्ति से जिसने इसको होल्ड कर रखा है, राइट। फॉर द अमाउंट, उस पे जो अमाउंट लिखा है उस अमाउंट के लिए, ये द लिखा हुआ है ना, द का मतलब क्या है, जानते हो ये द का मतलब क्या है, दी है, जानते हो, इंग्लिश मीडियम के हो कि नहीं। ये दी का मतलब है कि फॉर द अमाउंट, बात समझ में आ रही ना, द स्पेशल कैरेक्टर के लिए लगाया गया है कि सिर्फ उसी के लिए बात हो रही है, ठीक है। मेंशन देयर इन, जो कि उसमें लिखा हुआ है। इन सिंपल वर्ड, ये तो समझ ही गए होंगे, सब कुछ लिखा रहता है ना। सर्टेन पीरियड, सर्टेन पीरियड मतलब एक कितने साल के लिए, 5 साल के लिए फिक्स लिखा रहेगा, है ना। सर्टेन परसेंटेज भी लिखा रहेगा, सब कुछ उसमें डिटेल में लिखी रहेगी, और सर्टेन होगा मतलब फिक्स होगा, क्लियर। चलिए, इशू ऑफ डिबेंचर, तो ये तो अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन, है ना। काइंड्स ऑफ डिबेंचर, आईएमपी क्वेश्चन, हाँ। काइंड्स ऑफ डिबेंचर, भाई आप इस चार्ट को, ये आपके सामने एक ऐसा चार्ट बना हुआ दिख रहा है ना, ये है ना, इसको समझने की कोशिश मत करना, नहीं समझ में आएगा, है ना। सिंपल सी बात, यदि देखो देवांशु, अब तुम ये तो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, एक्चुअल में डिबेंचर का कितने टाइप होंगे, काइंड्स होंगे, आप डिसाइड ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि साहब जितनी कंडीशन डिबेंचर के साथ में आपने जोड़ दी, उतना टाइप हो गया उसका, देखना है ना। यदि आप ऐसे डिबेंचर देते हो, मतलब एक टाइप हो गया आपका सिक्योरिटी बेसिस। सिक्योरिटी बेसिस का मतलब ये हो गया कि भाई ये व्यक्ति, अगला व्यक्ति मेरे कंपनी पर क्यों भरोसा करेगा, चलो 6% की बजाय 10% मिल रहा है, पर लालच तो बुरी वाला, डूब सकता है, भरोसा नहीं कर रहा है वो, अभी भी व्यक्ति भरोसा नहीं कर रहा है। तो मैंने उसको बोला एक काम कर भाई, ये हम 3,000 करोड़ इकट्ठे क्यों कर रहे हैं, फलाना प्लांट के लिए, उस प्लांट की मशीन 3,000 करोड़ की आएगी, इसीलिए हम तुमसे क्या ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं। तो वो प्लांट तुम्हारा, वो मशीन किसकी, आप लोगों की, कब तक, जब तक कि हम इसका पेमेंट ना दे। बात समझ में आ रही, कंपनी यूज करेगी, यदि हम तुम्हारा पेमेंट ना लौटाए, इस प्लांट को बेच देना, तुम्हारे पैसे वसूल कर लेना। बात समझ में आ रही, इसको क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी। मतलब उसका पैसा पैसा तो हमने क्या कर दिया, सिक्योर कर दिया, सेव कर दिया, तो वो इन्वेस्टमेंट हम में करेगा। बात समझ में आ रही है। यदि हमने डिबेंचर इशू करते वक्त हमने उसको कुछ क्या कर दिया, उन डिबेंचर के लिए हमने कोई प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, मोर्गेज कर दिया। मोर्गेज याद है ना, है ना, बंधक, है ना, काम हमारे लिए करेगी, पर बेचते समय सबसे पहला पैसा उन लोगों के पास जाएगा और बचा तो हमारे को मिलेगा, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, तो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी में यदि ऐसे डिबेंचर को हम क्या बोलेंगे, सिक्योर डिबेंचर। क्यों? क्योंकि सुरक्षित है, राइट। और यदि मैं डिबेंचर पर ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं देता हूं, तो वो क्या हो जाएंगे, अनसिक्योर्ड। बात समझ में आई, अनसिक्योर्ड, असुरक्षित। तो ऐसे जितने भी अपन कंडीशन डालते जाएंगे ना बेटा, उतना टाइप बनते जाएंगे, तो कोई लिमिट नहीं है। आज नई टाइप भी बन जाए कोई, मतलब आज कोई कंपनी हो रियल मार्केट में और उसने उसमें 2-3 चीजें जोड़ दी है, तो एक नया। अब मेरे को बता सकते हो कि चावल के कितनी रेसिपी बन सकती है, चावल से कितना कुछ बन सकता है, कोई लिमिट है क्या? जो डालते जाओ, चावल समोसा डाल दो, चावल समोसा हो गया, नया रेसिपी, है कि नहीं।
चावल समोसा सांभर डाल दो तो सांभर हो गया, चावल समोसा सांभर, कोई लिमिट है क्या उसकी? तो डिवेंचर भी वैसे ही चावल है, इसमें जो जो जोड़ते जाओगे वो टाइप बनता जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो पर कुछ चीजों को हम यहाँ पर समझेंगे, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, पहला हो गया सिक्योर, दूसरा हो गया अनसिक्योर। दोनों को रीड करो और क्या प्रॉब्लम है पूछो। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। ये पेट्रोल चार्जेस हैं? कहाँ लिखा बेटा, ये बता दो। चलो चलिए विंटर की पहली चलिए, सिक्योर्ड में पहली लाइन में लिखा हुआ है द डिबेंचर, सिक्योर डिबेंचर है ना, डिबेंचर विच कंस्टिट्यूट अ फुल और पार्शियल चार्ज ऑन कंपनीज असेट। सपोज करो मशीन कितने की, 3,000 करोड़ की, और हमने कलेक्शन कितना करा, मान लो 2,000 करोड़ का। समझ में आ रही ना? मशीन 3,000 करोड़ की, पर हम डिबेंचर होल्डर से कितना ले रहे हैं, 2,000 करोड़ का कर रहे हैं, तो हम उनका पार्शियल राइट्स देंगे उस असेट पर, पूरा अधिकार नहीं देंगे। पार्शियल मतलब पार्ट में, आधा हिस्सा, आंशिक। पार्शियल मतलब आंशिक, आंशिक मतलब हिस्सा, ना कि पूरा, राइट? तो हम उनको उतना ही हिस्सा देंगे कि भैया तुम्हारा 75% ही इस असेट पर आपका अधिकार है। बात समझ में आ रही? तो असेट जितने में भी बिकी, जितने में बिकेगी, उसका 75% डिबेंचर होल्डर को मिलेगा और बाकी का कंपनी का होगा। समझ में आई बात? इसको पार्शियल बोलेंगे, पार्शियल चार्ज या फुल चार्ज। ठीक है, मोबाइल चार्ज की बात नहीं है, चार्ज का मतलब उसके उस पर अधिकार। ठीक है, क्लियर? अब ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्ट करना मतलब, भाई सुनो, हमने क्या बोला, ये डिबेंचर 5 साल बाद क्या होगा, रिडम्पशन होगा। रिडम्पशन के कुछ प्रकार होते हैं। एक प्रकार ये होता है कि हम आपको 100 रुपए दे देंगे, ठीक, और एक प्रकार होता है कि हम आपको इन डिबेंचर को कन्वर्ट कर देंगे। यस, काय में, शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और या फिर हम इनको और दूसरे डिबेंचर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। या 10% वाला है तो उसको 12% में कर सकते हैं। बात समझ में आई? सर कंपनी के मन में रहता है ऐसा क्या? नहीं, कंपनी को फिक्स करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ इशू कि ये रिडम्पशन कैसे करेंगे। क्लियर? उसकी कंडीशन कब क्लियर हो जाती है? एट द टाइम ऑफ इशू। बात समझ में आ रही बेटे मेरे, है ना? तो कन्वर्टिबिलिटी की यदि फैसिलिटी जैसी होगी, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एक और काइंड बन जाएगा डिबेंचर का। ठीक है, जैसे कि पहला हो गया आपका कन्वर्टिबल डिबेंचर, है ना? क्या हो गया, कन्वर्टिबल डिबेंचर। और यदि आपने उसको क्या करवा दिया, सिक्योर, क्या कर दिया, सिक्योर कर दिया ना, सिक्योर अभी पढ़ा ना? तो मालूम वो डिबेंचर का काइंड क्या हो जाएगा, सिक्योर कन्वर्टिबल डिबेंचर। बिरयानी, कौन सी बिरयानी, स्पेशल बिरयानी। बात समझ में आ रही ना? अब उसमें जो जो अपन डालते जाएंगे ना, वो एक काइंड बनता जाएगा। समझ में आ रही है बात, है ना? तो कन्वर्टिबल, अब कन्वर्टिबल डिबेंचर में भी दो चीजें हैं, क्या, फुल्ली कन्वर्टिबल और पार्टली कन्वर्टिबल। मतलब कि 100 रुपए का एक डिबेंचर है ना, इसके पूरे 100 रुपए को हम कन्वर्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है? या फिर हम इसका केवल 50% ही कन्वर्ट करेंगे, 50% इसका आपको हम नगद में दे देंगे। समझ में आ रही बात? तो ये एक और काइंड बन गया, है ना? तो इसे बहुत सारे प्रकार बन सकते हैं। ठीक है, थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो पहला बनता है बैरियर, बैरियर डिबेंचर और रजिस्टर्ड डिबेंचर। बैरियर डिबेंचर का मतलब क्या होता है, चेक देखा है आपने कभी? चेक के टाइप्स पढ़े कभी? चेक कितने प्रकार के होते हैं? नहीं पढ़े? 11वीं नहीं पढ़ी ना बेटा, इसलिए दिक्कत है। नहीं तो 11वीं में हम ये समझाते हैं, नहीं रियल में बोल रहा हूँ, समझाता हूँ, समझाया था ना चेक के टाइप। हाँ बोल देना, चेक कभी बोल दे। ठीक है, देखो चेक जो होते हैं ना, अकाउंट पे ही चेक सुना है? नहीं सुना। बिजनेस पढ़ रहे हो और अकाउंट पे ही चेक नहीं सुना, ये बिजनेस स्टडी में भी था 11th।
देखो जब मैं चेक देता हूँ किसी को, जैसे रोशन को दिया तो मैं यहाँ लिखूंगा रोशन राजपूत, ठीक, और 1000 रुपए, ठीक, इससे ज्यादा तो दूंगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पर मेरा साइन करता हूँ, है ना। मेरा अकाउंट आईसीआईसी बैंक में, है ना, सच में नहीं झूठ बोल रहा हूँ, तो तुम जाके वो पता कर लो कितने, जरा बताना, है ना। तो अब मैं चाहता हूं कि रोशन सिंह क्या करे कि रोशन सिंह के ही अकाउंट में ये पैसा जाए, ताकि मुझे डिटेल रहे कि ये पैसा कहाँ गया था। तो मैं मालूम है इस पे ऐसी लाइन खींच दूंगा, है, लाइन खींच दी ना, इसका मतलब ये हो गया क्रॉस्ड, क्रॉस करा ना मैंने, तो इसका पेमेंट रोशन सिंह के अकाउंट में ही आएगा, ठीक, आया ना, समझ में आया। पर मैं इसको क्रॉस नहीं करता हूं, क्रॉस नहीं करता हूं, सिंपल दे दिया। तो रोशन सिंह डायरेक्ट मेरी बैंक जाएंगे, ठीक, मेरी बैंक में जाएंगे और बोलेंगे ये लो 1000 दो, काउंटर, काउंटर आता है ना, कैश काउंटर, वहां से 1000 रुपए ले लेंगे, बस इनको इसके पीछे एक साइन करनी होगी और वो 1000 रुपए इनको दे देंगे, राइट। इसको बोलते हैं बीरियर चेक। बीरियर चेक का मतलब होता है जिसके हाथ में उसका, हमारा एक एक नोट बीरियर चेक है गवर्नर का, बात समझ में आ रही है। आरबीआई गवर्नर का वो एक चेक है और वो क्या है, बेरियर है, जिसके हाथ में उसका, समझ में आ रही बात, है ना। जब उसको अकाउंट पे ही करना होता है तो हमको उसको क्या करना होता है, क्रॉस करना होता है, मतलब कि इसका पेमेंट कहाँ जाए, हाथ में ना मिले, अकाउंट में जाए, ठीक। तो ऐसे ही डिबेंचर भी होते हैं कि डिबेंचर यदि हमने ऐसा सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक, इस पर उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ बिल्कुल 100 के नोट हो गया, वो 100 का नोट हो गया, क्या हो गया, 100 का नोट, यदि मेरे को इसको बेचना है तो मैं दे दूंगा, इतना देने से क्या हो जाएगा, इसके ऊपर ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी लेने वाले पर, बात समझ में आई। इसको क्या बोलते हैं, बीरियर चेक, डिबेंचर, सॉरी, है ना। और जिसका रजिस्ट्रेशन होगा कहाँ, हेड ऑफिस में, कंपनी के हेड ऑफिस में, मतलब कंपनी इसका क्या करेगी, रजिस्ट्रेशन करेगी अपने रजिस्टर में, ठीक है। अब मान लीजिए इसके पास था, इसको उसको देना है, तो आप दोनों आओगे कहाँ, रजिस्टर्ड ऑफिस में, हेड ऑफिस में, कि भैया हमने इनको इतने डिबेंचर बेच दिए, मेरे नाम की बजाय अब इनका नाम चढ़ा लो इस नंबर पर, तो चढ़ा देंगे, ये क्या हो गया, रजिस्टर्ड। मैंने क्या बोला, टाइप की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, चावल है चावल, जो बनाना है बनाते जाओ, ठीक है। दोनों को पढ़ो फटाफट, चलिए, कोई प्रॉब्लम। देखो बेटा, अब ये मैंने क्या, किसको एम पे लगाया, काइंड्स को, मतलब वो क्या करेगा, 4 नंबर में 4 काइंड पूछ सकता है कोई से भी, वो खुद दे देगा, राइट, कि सिक्योर्ड को समझाइए, अनसिक्योर्ड को समझाइए, या फिर बोल देगा कोई 4 टाइप समझाइए, राइट। इसलिए सभी पढ़ के जाना है ना। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, राइट, रिडीमेबल और इनरिडीमेबल। इनरिडीमेबल का मतलब होगा जिसका रिडम्पशन न हो, आजीवन, आजीवन किसके, कंपनी के, कंपनी जब तक चलेगी तब तक उस पर आपको क्या देती रहेगी, ब्याज देती रहेगी। बात समझ में आ रही है। परंतु हमारे इंडिया में इस टाइप का इनरिडीमेबल डिबेंचर इशू करना बैन है, कंपनी एक्ट ने उस पर पाबंदी लगा रखी है। समझ में आ रही है बात में क्या बोल रहा हूँ। टाइप होता है पर हमारे इंडिया में नहीं होता है, वो कहाँ होता है, विदेशों में, हमारे यहाँ नहीं। और एक टाइप क्या होगा, रिडीमेबल। अब यार डिबेंचर तो रिडीम होता ही है ना, तो बोले सिक्योर, कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, रजिस्टर, डिबेंचर, ये एक नया हो गया। मैं नाम नहीं गिना रहा था, मैं एक डिबेंचर का टाइप बता रहा था, खिचड़ी, जो लगा डाल दिया। मतलब मैं तो रूम पे रहता था ना, तो कभी कभार ऐसे ही बनाता था, जो मिला डाल दिया, मतलब बोर हो जाते थे सेम टाइप की खिचड़ी खाते खाते। तो अब क्या क्या है अपने रूम में, गाजर वाजन कई 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 सब डाल देना, बटले वटले, बोले आज मैंने बनाया, बोले क्या, कुछ तो भी। बोले इसकी रेसिपी क्या है, ये इसकी रेसिपी इतनी अच्छी है कि ऐसा टेस्ट कभी नहीं आएगा, एक ही बार आएगा। है ना, कुछ तो भी, कई बार बनाता था कि कुछ तो भी। तो मैं
और हर बार नया टेस्ट आता था क्या हम लोग इस चीज का। चलो रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, दोनों रीड करो जरा, रिडीमेबल। सर एक बात बताओ, क्या 5 साल के लिए होता है? नहीं बेटा, 20 साल के अंदर, 1 साल से लेकर 20 साल तक आप कोई सा भी कितने साल के लिए भी इशू कर सकते हो, ठीक है ना, क्लियर। 1 साल के अंदर के लिए भी इशू कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पर आप क्यों करोगे? यदि कम टाइम के लिए चाहिए तो आप बैंक के पास जाओगे ना, ऐसा। मैक्सिमम 20। थर्ड है, चल इधर ध्यान दे, नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट, राइट। यदि डिबेंचर ऐसे हैं जिनका एक स्पेशल रेट मेंशन है कि 10% से हम आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे, तो वो क्या हो गया, स्पेशल कूपन रेट, ठीक। और एक होता है कि हम आपको 100 रुपए का डिबेंचर 80 रुपए में देंगे, कितने में देंगे, है ना, और आपको रिटर्न हम पूरे 100 रुपए करेंगे, तो यही कहीं ना कहीं आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट 20 रुपए का हो गया। बात समझ में आ रही है? इसको क्या बोलेंगे, जीरो कूपन रेट, क्लियर, समझ में आई ना। ये डिफरेंस ही आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा एक तरह से। पढ़ो जरा उसको। मेरे ख्याल से तुम लोगों को थोड़ी देर के लिए छुट्टा छोड़ना खतरनाक हो जाता है ना, छुट्टा छोड़ना, है ना। चलिए, डिफरेंस आ गया, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर, बहुत ही आईएमपी, मतलब बहुत ही ज्यादा, है ना, है ना। शेयर्स और डिबेंचर में अंतर, मैं हल्का हल्का धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, आप इसको समझिए। यहां पर है, सबसे पहले हम देखेंगे कंसीडरेशन, ठीक है ना। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, बदले में, है ना, मैं बता चुका हूं कंसीडरेशन। शेयर्स आर इंटाइटल्ड टू, शेयर होल्डर आर इंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड, उनको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। यहाँ पर क्या मिलता है, इंटरेस्ट। ओनरशिप, तो भैया शेयर होल्डर ही ओनर होते हैं, ये तो लाइबिलिटी, ये क्या होते हैं, एक तरह से क्रेडिटर होते हैं, हालांकि क्रेडिटर गुड्स के लिए यूज किया जाता है ना, इनको लेंडर बोलेंगे, देने वाले, राइट। फाइन, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर, राइट, क्लियर। फिर इसके बाद में आता है राइट्स टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, तो भैया मैनेजमेंट को कंट्रोल कौन करता है, शेयर होल्डर करते हैं, है ना, उन्हीं के थ्रू मैनेजमेंट होता है, उनमें से कोई या किसी और को कर देंगे। डिबेंचर का भी कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो तो बाहर के व्यक्ति हैं, राइट, है ना। फिर उसके बाद में इन केस ऑफ लॉस, यदि लॉस होगा तो सबसे पहले, मतलब यदि लॉस ज्यादा कौन बियर करेगा, शेयर होल्डर, है ना। कंपनी बिकेगी, पहले पैसे डिबेंचर होल्डर्स को दिया जाएगा और फिर बाद में बचा तो इक्विटी वालों को, है ना, ठीक है। फिर कैपिटल और लोन, तो भैया ये कैपिटल है, ये लोन है, शेयर कैपिटल है और ये लोन है। रिटर्न ऑफ मनी, भाई कंपनी बंद होगी तभी शेयर्स का पैसा वापस होता है, इक्विटी शेयर्स का, राइट। बाकी डिबेंचर का पैसा आप वापस करते हैं, रिटर्न करते हैं, ठीक है। रिटर्न एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप जब हो रहा है, मतलब कि दुकान जब बंद हो रही है, तब पहले पैसा डिबेंचर होल्डर को मिलता है, उसके बाद में शेयर कैपिटल, ठीक है। वोटिंग राइट, तो भैया शेयर को वोटिंग का राइट है, शेयर होल्डर को, इनको कहीं का नहीं राइट है, इनको कहीं, तो बाहर के व्यक्ति है। सेफ्टी, तो भैया शेयर यदि सेफ हो जाते तो हर कोई कंपनी खोल के घूमता नहीं है नहीं। और ये पार्ट, ये हो भी सकते हैं, पर यदि हम दोनों में तुलना कर रहे हैं, शेयर और डिबेंचर में, तो हम ये कहेंगे कि शेयर के मुकाबले डिबेंचर क्या होते हैं, सिक्योर होते हैं, सेफ होते हैं, क्लियर। चलिए, तो मेरे को लगता है चैप्टर ना खत्म हो जाए 1.5 घंटे में, है ना। हाँ, इशू ऑफ डिबेंचर, राइट, आ गए हम इशू ऑफ डिबेंचर पे।
बिल्कुल वही है जो कि आपने पढ़ा था, पर कहां तक के क्वेश्चन में बताता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 जरा रीड करो। पहला इलस्ट्रेशन पढ़ा बेटा, फर्स्ट इलस्ट्रेशन कर लोगे। अब तुम सुनो, इलस्ट्रेशन नंबर 18 तक कर सकते हो। अभी मत पेज पलटाओ, बस सुनो। इलस्ट्रेशन नंबर 18 तक आप लोग कर सकते हो, बट फिर भी इसमें कुछ ऐसी चीजें जिसमें कहीं ना कहीं मुझे बताना पड़ेगा, राइट। तो मैं स्पष्ट तौर से बता रहा हूं कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर कौन कौन से कर सकते हो ना, 1 से लेकर जरा 5th तक देखो, मतलब सिर्फ उसकी हेडिंग देखो, है ना। है ना, 5th तक कौन सा आ रहा है, कॉल इन एडवांस, कॉल इन अरियर भी हो गया, है ना। फिर 6th वाला देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। फिर 7th वाला डिस्काउंट वाला है, तो इसको मत करना, ये मैं करवाऊंगा। डिस्काउंट वाले तो डिस्काउंट में 7th आ रहा है और 8th आ रहा है, ये दो मैं करवा दूंगा, कल समझाऊंगा, आप करके लाओगे, पर अभी सिर्फ अभी रहने देना, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आता है इशू एट प्रीमियम, जो कि आप लोगों को आता है, सेम वैसा ही है ना, बस इक्विटी शेयर की जगह डिबेंचर लिखते जाना है और कुछ नहीं है, ठीक है। पर इसका मतलब नहीं करना नहीं है, इसका मतलब तुम्हें करना है, ठीक है। मतलब आपको 9, 10, 11, 12, ठीक, 13 में एक डिस्काउंट वाला जो पॉइंट है वो छोड़ देना, 13 में जो पॉइंट है। देखो बच्चों, पहली चीज, ये क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पे करवाने लायक कतई नहीं है ना। ये आपको ही करना है, यदि कोई प्रॉब्लम है तो आपको पूछना है, मतलब नहीं पूछोगे तो नहीं, मेरे को कोई मेरा कुछ नहीं जाता, मेरा कुछ नहीं घाटा। इसके बाद में आता है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर नॉन केस। हमने इक्विटी शेयर भी इश्यू करे थे अदर देन कैश, ये वही है अदर देन कैश, ये नॉन केस क्या है, अदर देन कैश। बट ठीक है, कल मैं क्या पढ़ाऊंगा यदि आज ही सब हो जाएगा तो। इसलिए मैं मानता हूं कि ये मैं कल समझाऊंगा, पर अभी छोड़ नहीं रहा हूं, होमवर्क अभी नहीं बंद करा मैंने। हाँ चलो ठीक है यार, जो अभी तक मैंने बताया 13 तक, 13 में 7वां और 8वां छोड़ना है, ठीक है। कहीं जाना नहीं है, अभी यहीं बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना है, हम एक एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए 6th वाले क्वेश्चन में, इलस्ट्रेशन नंबर 6 में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम बेटा, क्वेश्चन पूरा समझ में ही नहीं आया, चलो अपन समझ लेते हैं। अ लिमिटेड कंपनी इशूड 20,000 डिवेंचर। कितने डिवेंचर बेटा, 20,000 डिवेंचर, ठीक। कितने का, 100 रुपए वाला, है ना, फेस वैल्यू 100 रुपए, ठीक है। ऑन विच 10 रुपीज 10 वर पेबल ऑन एप्लीकेशन, ठीक है बेटा। एप्लीकेशन पर कितने, 10 रुपए। 30 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, है ना, 30 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल कितने की हुई, 100 रुपए में से 40 ये हो गए, 160 रुपए,
राइट। फिर उसने क्या बोला, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 24,000, 20,000 के लिए हमने इशू डाला है और एप्लीकेशन आई 24,000 के लिए, ठीक। मेगा एन एप्लीकेंट of 1,000 डिबेंचर was refused for any allotment, इसमें 1,000 शेयर हमको मिले थे मेगा से, हमने बोला सॉरी मेगा, क्या बोल दिया हमने, सॉरी। क्यों, इसको हमने कुछ नहीं दिया, बोले तुम्हारा रहने तो तुम बचपन ज्यादा करती हो, ठीक है ना, है ना, 100 डिबेंचर के चक्कर में तो हमको परेशान ज्यादा करोगे, छोड़ो। एंड रोहन, एक रोशन है अपने पास तो यार, रोशन who had applied 8,000 डिबेंचर, उसने अप्लाई करे 8,000 डिबेंचर, ठीक। और डिबेंचर वाज अलॉटेड 5,000, उसको हमने कितने दिए, 5,000 पे 5,000 डिबेंचर अलॉट करे। एक्सेस मनी वाज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, अरे बेटी देख मेरी बात सुन, 24,000 थे, है ना, कितने ज्यादा हमारे पास आ गए, 4,000, तो हमने 4,000 का डिसीजन लिया, क्या लिया कि एक तो ये मेगा जा बेटा, तो ये तो इतना पैसा तो बैंक से क्रेडिट कर दोगे वापस, पूरा का पूरा 1,000 इंटू 10 रुपए, क्लियर। उसके बाद में बचे 3,000 और कैंसिल करने, तो एक व्यक्ति था जिसने कितने अप्लाई करे 8,000, तो हमने उसके सिर्फ 5,000 एक्सेप्ट करे, मतलब 3,000 हमने उसके क्या कर लिए, एडजस्टमेंट कर लिए, राइट। प्रो राटा अलॉटमेंट याद है, प्रो राटा अलॉटमेंट, तो इसने 8,000 मतलब इसके 3,000 इंटू 10, 30,000 रुपए हम इसके हमने काय के मान लिए, कहां पर आ गए, अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दे पहले एंट्री में, है ना, इसको अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दे, बस कॉल से एडवांस हो गया एक तरह से, है ना, प्रो राटा अलॉटमेंट। जब अलॉटमेंट में जितना भी पैसा मंगवाना है, अब अलॉटमेंट में पैसा कितना मंगवाना है, 20,000 डिबेंचर पर 30 रुपए मंगवाना है, मतलब 60,000, ठीक। तो 60,000 में से 30,000 तो आ चुके हैं, अब केवल 30,000 ही आएंगे, जरा देखो बैंक एंट्री में, हालांकि इसने बैंक वाला करा है ना, हाँ करा है, 6 लाख का आंकड़ा चल रहा है, अच्छा 6 लाख ही तो रहेगा, सॉरी 6 लाख ही तो आएगा, है ना, तो इसमें से 30,000 नहीं आएगा, बाकी का कितना आ जाएगा, 5,70,000 आ जाएगा बैंक में, मैं वही सोच रहा था कुछ तो गड़बड़ है, हाँ 5,70,000 आ गया, ठीक है। उसकी एंट्री जरूरी नहीं आप वैसा ही करो, है ना, अपन ने जैसे करा है कर सकते हो, ठीक है। ये वाला देखो, इसके आगे वाले क्वेश्चन देखो, चलने दो, चलिए। तो आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी कंप्लीट कर लेंगे, मतलब टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। देखिए शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं हुए, है ना, हो नहीं सकते क्योंकि कंपनी एक्ट ने आप बंद कर दिए, पर डिबेंचर अभी भी डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं। डिस्काउंट का मतलब होता है कि आपका डिबेंचर की फेस वैल्यू यदि कितनी है 100 रुपए है, तो आप इससे कम में उसको भी इशू कर सकते हैं, राइट। यदि 20 रुपए का डिस्काउंट दिया तो आप कितना इशू कर रहे हो, 80 रुपए में उस डिबेंचर को इशू कर रहे हो, बट आपकी बैंक में पैसा कितना आएगा, 80 रुपए, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 80, ठीक है। और आपकी लायबिलिटी जो रहेगी वो पूरे 100 रुपए की रहेगी। आप क्या बोल रहे हो सामने वाले को, तो ये 80 रुपए अभी दे दे और पूरे 100 रुपए ले ले, यही तो डिस्काउंट हुआ, बात समझ में आ रही है। तो आप यहाँ पर उसको डिबेंचर को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे पूरे 100 रुपए से, जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, डिस्काउंट, हम उसको बोलेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक। और डिस्काउंट डेबिट क्यों करा, क्योंकि डिस्काउंट आपके लिए यहाँ पर एक्सपेंसिव, ठीक है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंसिव है, इसलिए एक्सपेंसेस को डेबिट किया, क्लियर है ना। तो इसका इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या है, अंबानी लिमिटेड इशूड 8,000 डिबेंचर ऑफ
पढ़ो जरा क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लो। चलिए, तो हमने 8000 डिबेंचर इशू करे 10% वाले, फेस वैल्यू 50 रुपए, 10% डिस्काउंट पर, राइट। तो डिस्काउंट कितना हुआ? 5 रुपए का, 50 का 10% 5 रुपए, 45 रुपए हमको चाहिए, ये 45 हो रहे है ना। तो हमने 5 रुपए का डिस्काउंट कहाँ? अलॉटमेंट पर एडजस्ट होता है। प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों ही अलॉटमेंट पर, यदि कुछ नहीं बोला है तो, यदि कुछ नहीं बोला है तो, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है यार बेटा, इसमें बैंक अकाउंट डेबिट क्या हो गया, 8000 डिबेंचर इंटू 10, ठीक, 80,000 टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। फिर क्या करोगे? डिबेंचर, सॉरी ये 10% लिखने की जरूरत नहीं है ना, डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट 80,000 टू 10% डिबेंचर। ये डिबेंचर क्या है? लायबिलिटी अकाउंट है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है। फिर क्या करोगे? अलॉटमेंट ड्यू करोगे, राइट। तो अलॉटमेंट हमारे लिए असेट है, तो हम क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। आप कितना पैसा मांगोगे? आप 20 रुपए प्लस 5 रुपए, मतलब 25 रुपए इंटू 8,000 डिबेंचर। नहीं, मेरी बात सुनो सर, वो 5 को सुनो, 5 को नहीं जोड़ोगे, है ना। क्यों? क्योंकि आप मांगोगे 20 रुपए। कितने मांगोगे? 20 रुपए, ठीक है ना। ठीक, मैं बताता हूँ कैसा डिस्काउंट है। इसका कितना हुआ? 1,60,000, ठीक। 2, आप अपनी लायबिलिटी कितनी इशू कर रहे हो? सर हम एक्चुअल में लायबिलिटी 25 रुपए की इशू कर रहे हैं। बात समझ में आ रही ना? हमने 25 रुपए अलॉटमेंट के हैं, पर हम मांग रहे कितने? 20। तो हम अलॉटमेंट पर डिबेंचर में लायबिलिटी अकाउंट में 25 रुपए कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब कितने हुए? 2 लाख, राइट, 2 लाख। और 40,000 का क्या हो गया? 40,000 का ही होगा ना, 5। तो ये हो गया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक। सर हम इसका क्या तो उपयोग कर सकते हैं? चिंता मत कर, आ जाएगा हमारे सिलेबस में, होगा इसका यूजेस, तो हम पढ़ लेंगे, तो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। डेबिट रहने दो, क्लियर है, ठीक है। बस बाकी आगे क्या है? बैंक में पैसा आएगा, कितना आएगा? 1,60,000। कॉन्सिडर होगा तो उसमें से भी कम हो जाएगा, और क्या होगा, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट कितना? 1,60, खत्म। बाकी तो नॉर्मल है। कोई दम है क्या? ठीक, देखो इसको। और इसके बाद में आप देखो इलस्ट्रेशन नंबर 8, और बताओ आप कर पाओगे या नहीं।